वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और स्टैटिक जीके का आज दूसरा से क्लास है और 30 क्वेश्चन के हमने सेट कराना स्टार्ट किया है। तो पहला सेट हमने किया और बहुत अच्छा रिस्पांस किया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन और वैसे ही जो सेम टू सेम एग्जाम के नए पैटर्न के आधार पर जैसे एसएससी दे रही है उसी आधार पर जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। हमारा जो है दूसरा सेट स्टार्ट होने वाला है और दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है आज का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और दूसरा सेट है और नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला सवाल है आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप हो। तो सारे द्वीप देखो जो है क्यूशू है, होंशु है, शिकोकू है और योनागुनी है। ये सारे द्वीप कहाँ पड़ते हैं? जापान में पड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा द्वीप की बात करें तो सबसे छोटा द्वीप जो है ऑप्शन नंबर सी शिकोकू द्वीप है। कौन सा? शिकोकू द्वीप है। ये जो है जापान का सबसे छोटा द्वीप है। कहते हैं कि यहाँ सबसे कम आबादी है। कहते हैं कि यहाँ जो है सबसे कम आबादी है, सबसे कम आबादी वाला ये द्वीप है जापान का। ठीक है, तो जापान का ये सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। अगर बात करें ये तो 225 किलोमीटर लंबा है। 225 किलोमीटर क्या है? लंबा द्वीप है ये। कौन सा? हमारा जो है कौन सा? शिकोकू द्वीप जो है ये 225 मीटर जो है 225 किलोमीटर लंबा है। अगर बात करें तो 50 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ा भी है। तो 50 से क्या है? 150 किलोमीटर, सॉरी 50 से 150 किलोमीटर चौड़ा भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिएगा, इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं कि ये जो है जो डिटेल्स बताई हमने आपको, देखिएगा शिकोकू जापान के चारों तरफ का जो है द्वीपों में सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। ये जो है 225 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई है 50 से कितना? 150 मीटर चौड़ा है ये। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो शिकोकू है का क्षेत्रफल जो है 18,800 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है होंशु द्वीप के दक्षिण में और क्यूशु द्वीप के जो है पूर्व में स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारी डिटेल लेकर के आया और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पर हम 2 से 4 पॉइंट याद करेंगे, 2 से 4 पॉइंट तैयार होंगे हमारे। ठीक है, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील है? टिटिकाका झील पेरू और किस देश के बीच में है ये बताना हमको है। तो कौन सी झील में? पेरू और बोलिविया। कौन सा देश? पेरू और बोलिविया देश के बीच में पड़ती है हमारी टिटिकाका झील। अगर टिटिकाका झील के बारे में बताएं या विश्व की कह सकते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आप इसे ध्यान रख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल देखते हैं। कह रहा है कि यहां पर आपका दे रखा है कि टिटिकाका झील पेरू और क्या है? बोलिविया। अभी बताया बोलिविया की सीमा के पर स्थित है, एक झील है। या इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर या कह सकते हैं कि 12,500 फीट है। और यह कह सकते हैं जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाली झील है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन जो है क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है सारे क्वेश्चंस को। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो कर्क रेखा है वो कह सकते हैं इंडिया को लगभग दो भागों में बांटने का काम करती है, विभाजन का काम करती है कर्क रेखा। अगर भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप की बात करें तो इस प्रकार से हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से इंडिया का क्या है, मैप है। इस प्रकार से मैप देखते हैं हम लोग, इंडिया का मैप इस प्रकार से है और ये है भारत का क्या है, मुख्य भारत का, ये भारत का मैप है। तो कुछ इस टाइप से गुजरती है हमारी कौन सी, इस टाइप से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, कौन सी, मित्र, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से क्या हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा भैया, तो इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा हमारा मित्र पर, ठीक है, ये हो जाएगा, गा से हो जाएगा क्या, गुजरात, और जो है छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हमारा झारखंड। और भैया एक है, 1 2 3 4 5 6 मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, एमपी से होकर के गुजरता है, 7 हो गए। एक राज्य और कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा, राजस्थान। रा से हमारा ये वाला जो है राजस्थान, यहां छोटा है राजस्थान। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां पर चेक कीजिएगा, राजस्थान है हमारा, झारखंड है हमारा, यहाँ मिजोरम है हमारा, तो बचा कौन सा, उड़ीसा। तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर। तो इसकी डिटेल देखते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कर्क रेखा जो है, कैंसर लाइंस जो है, उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो कह सकते हैं उत्तर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच में जो रेखा होती है, ये कौन सी, भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य मध्य रेखा कहलाती है। और इसके उत्तर में स्थित है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कौन से, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कौन सी रेखा, ये नॉर्थ जो है 23.5 डिग्री स्थित है। ये कौन सी है, कि ये कर्क रेखा है। ठीक है, या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा विश्व के अनेक देशों के साथ भारत से भी गुजरती है और यह भारत से 8 राज्यों से होकर के निकलती है, जिसके नाम क्या है, कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है मतलब ऐसी कौन सी जनजाति है भारत की जो अफ्रीका में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी रहती है, वो फेमस है। तो कर्नाटक की कौन से सिद्धि जनजाति जो है, ये जो है अपने अफ्रीकी मूल के लिए फेमस है। ठीक है, चलते हैं इसकी डिटेल देखते हैं, सारी बातें इसकी जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सिद्धि लोग जो है इंडो अफ्रीका आदिवासी समुदाय से हैं। इन्हें जो है हब्सी और बदसा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जो सिद्धि है उन्हें हस्सी और बदसा के नाम से भी जाना जाता है, हब्सी और बदसा के भी नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है। तो सिद्धि जो कहां के रहने वाले हैं, इंडिया के लोकल कर्नाटक, कहां, इंडिया के लोकल कर्नाटक, जो इंडो अफ्रीकन आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और उन्हें जो है हब्सी या किसे बादशाह के नाम से के नामों से जाना जाता है। सिद्धि लोग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में निवास करते हैं। ये मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले में निवास करते हैं।
सिद्दी लोग ज्यादातर रोमन कैथोलिक हैं, किंतु कुछ लोग हिंदू और इस्लाम धर्म का क्या करते हैं, पालन भी करते हैं। इनका पहनावा पारंपरिक हिंदू और मुस्लिम पहनावे का समायोजन है और भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को सिद्दी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के जो है वर्ग में लेकर के आया है। ठीक है, तो सारी चीजों को एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये बात, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके एसएससी सीजीएल में अभी जो है 2024 में एग्जाम हुआ 2023 में, तो वहां पर एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है क्या? तो भैया ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है क्या, ये क्या करती है, ये क्या करता है? तो ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग जो है जुटा करके रखे हैं। तो ये संस्था क्या करती है? ये संस्था करती है कि कितने लोग जो है और किस देश में कितना जो है टेररिज्म का प्रभाव हो रहा है, कितने लोग वहां पर मारे गए, सारी चीजों की गणना करता है टेररिज्म के थ्रू। और कितने आतंकवादी हमले हुए, कितना प्रभावित है हमारा देश टेररिज्म से, तो ये देशों को प्रभाव को दिखाता है कि कितना टेररिज्म से प्रभाव है, कितना आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं देशों में। ठीक है, उन देशों के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जो टेररिज्म को जो है क्या करती है के आंकड़ों को क्या करता है, जारी करता है? तो बताएंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी करने का काम करती है। इसके बारे में डिटेल देखेंगे, तो डिटेल देखेंगे तब हम पाएंगे क्या है, आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। तो इसने जो है 2023 में जो रैंक जारी की इंडिया की, वो रैंक जारी की थी कौन सी, 13वीं रैंक जारी की थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बहुत सुधार किया और 2024 में जो है हम 14वें रैंक पर आ गए। मतलब हमारे यहाँ टेररिज्म का जो है, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट जितना भी जो है आतंकवादी गतिविधियां वो कम हुई हैं, हमने जो है सुधार किया इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमें समझना है। किस राज्य ने राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हर्बल सड़कों के जो है विकास की घोषणा की, हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की है? तो वो है हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो है घोषणा की है। ठीक, तो इसमें क्या है, क्या इसमें सारी डिटेल ये सारी जानेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर सड़क के हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर सड़क हर्बल रोड प्रोजेक्ट को जो है लागू करने का जो है निर्णय लिया है। इसके तहत क्या करेगी राज्य सरकार, सड़कों के दोनों ओर क्या करेगी, औषधि मूल्यों वाले क्या लगाएगी, औषधि मूल्यों वाले पौधों का रोपण करेगी। ठीक है, बहुत अच्छे समझना। औषधि मूल्य वाले जो पेड़ होंगे, जैसे नीम होंगे, पीपल होगा, सहजना होगा, इन सब पेड़ों का क्या है, पेड़ों को लगाएगी। यह परियोजना 18 जिले से जो है शुरू की जाएगी, 18 जिलों में। और पहले में दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 में पहले नहीं लागू किया जा चुका है। इससे लगभग जो है 34 किस्म के औषधि जो है पेड़ लगाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे। राष्ट्रकूट वंश, हम इतिहास में पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो अगर पूछा जाए तो बताएंगे सुनहरा बाज। जो गोल्डन बाज है, जो गोल्डन ईगल है, वो हमारा राष्ट्रकूट वंश का क्या हुआ करता था, ये प्रतीक हुआ करता था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, ये जो है उनके कल्चर, उनकी संस्कृति और उनकी शक्ति के बारे में बताता था। और ठीक है, तो हमारा जो है महाराष्ट्र और दक्कन में
राष्ट्रकूट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। ये सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रमुख योगदान था। इन्होंने आरंभ में अरबों का विरोध कर महत्व हासिल किया था। सुनहरा बाज राष्ट्रकूट का जो है प्रतीक था। अगर शेर कदम वंश का था और टाइगर जो है चोल वंश का था और हाथी जो है चेर वंश का था। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? प्राचीन स्थल कालीबंगा। कालीबंगा का नाम हम लोग कौन सी सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कौन सी? हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा को हम लोग पढ़ते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के किस जिले के घाघरा नदी के तट पर स्थित है? तो हमें डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कालीबंगा के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट है हमारा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कालीबंगा हमारे जो है, इसका जो है अर्थ जब हम लोग पढ़ते हैं काले रंग की चूड़ियां, ये अर्थ पढ़ते हैं जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। और यहाँ पर कारखाने भी मिले, चूड़ियों के कारखानों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और ये वर्तमान में स्थित कहाँ है? तो बताएंगे राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं आगे। तो किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो अगर बात की जाए तो भैया कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घाघरा नदी के तट पर अवस्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ अभी बताया, काले रंग की चूड़ियां हैं। अगर बात करें इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और कालीबंगा सभ्यता काल का 2300 ईसा पूर्व का माना जाता है। 2300 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है कालीबंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कितना? 2300 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कालीबंगा जो है उत्खनन बी आर लाल और बी के थापर द्वारा 1961 और 1969 में फिर से किया गया था, दोबारा किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर कालीबंगा द्वारा किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये अवस्थित है। कालीबंगा तो पहले जो है इसकी जो सभ्यता सरस्वती नदी के घाटी तक फैली हुई थी, ये भी बताया जाता है। कालीबंगा वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़े रूपों में क्या है? विस्तृत है। तो कालीबंगा प्रौद्योगिक ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन जो है संस्कृति के अवशेष बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से हमको ये लर्न करके रखना है क्वेश्चन। देखिए भैया क्या कह रहा है? कन्नौज पर निम्न राजवंशों में से कौन राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं है? त्रिपक्षी युद्ध पढ़ते हैं ना, त्रिपक्षी युद्ध पढ़ते हैं। तो त्रिपक्षी युद्ध में कौन सा जो राजवंश है जिसने हिस्सा नहीं लिया था, ये हमको पता करना है। तो कौन से राजवंश ने हिस्सा नहीं लिया था? कन्नौज के तहत जो है, कन्नौज जो है बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय कह रहा था कि जो कन्नौज पर जो है अधिकार कर ले, वो समग्र जो है क्या कह रहा है? समग्र उत्तर भारत पर राज्य कर सकता था। तो इसमें पाल भाग लिया, प्रतिहारों ने भाग लिया, पालों ने भाग लिया, और किसने भाग लिया था? राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। और पालों ने भाग लिया, प्रतिहारों ने भाग लिया, लेकिन चोलों ने भाग नहीं लिया था। ये बात हमको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं भैया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा कौन सा हिस्सा नहीं था, तो चोल हिस्सा नहीं थे। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो देखते हैं भैया इसकी डिटेल के बारे में जाएं तो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए चोल त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। हमने अभी बताया चोल नहीं थे, ठीक है। कौन कौन से थे? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से वंश भाग लेते हैं, कौन से वंश भाग नहीं लेते हैं? तो हमें 3 वंश ध्यान रखना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में काफी लंबे समय तक ये संघर्ष चला था। और इसमें जो है कहते हैं कि कुछ समय तक सभी ने कुछ समय तक शासन किया यहाँ पर था, ठीक है। आगे बात करें, गुप्त साम्राज्य ने के पतन के पश्चात कन्नौज का वही स्थान था जो मगध साम्राज्य का था। और इतिहास में कभी पाटलिपुत्र का जो स्थान था वही कन्नौज का स्थान रहा यहाँ पर, ठीक है। तो हर्ष के बाद जो है गुर्जर प्रतिहार के उत्तर भारत की राजनीतिक एकता प्रदान की और अरबों को सिंध में से आगे बढ़ने से
भी रोका और त्रिपक्षीय संघर्ष में सफल कर गुर्जर प्रतिहार वंश ने सर्वाधिक प्रभावशाली रहे और इन्होंने ही क्या किया, कन्नौज पर काफी समय तक राज्य किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध बताएंगे भैया, कलिंग युद्ध तो बताएंगे 261 बीसी, मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ भैया, 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। कलिंग के नरसंहार को देखते हुए, कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखते हुए अशोक ने क्या किया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यहीं पर जो है हृदय परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है किसका, अशोक का। ठीक है, और अशोक जो होते हैं ना, भेरी घोष को छोड़कर, घोष को छोड़कर कौन सा घोष अपना लेते हैं, धम्म घोष अपना लेते हैं, धम्म घोष अपना लेते हैं और यहां पर जो है वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, उन्होंने आज के बाद युद्ध ना करने का प्रण लिया अशोक ने। तो हम ध्यान रखेंगे, बताएंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर बात करें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग की बात करें तो वर्तमान में कहां है, उड़ीसा में है। अशोक ने कलिंग पर युद्ध कौशल क्षेत्र की वजह से आक्रमण किया और कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी, उसका उल्लेख जो है शिलालेखों में देखने को मिलता है। लगभग कितने 1.5 लोग घायल हुए थे, जबकि जो है हजारों लोग युद्ध में मारे गए थे। ऐसी घटना को देख करके आदमी कोई भी प्रभावित हो सकता है, अशोक भी प्रभावित हुए वही सारी चीजों को देख करके। ये नरसंहार देख करके अशोक ने जो है युद्ध की नीति को त्याग करके, हमने अभी बताया भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपनाया, तो धम्म नीति को अपनाया उन्होंने। इसी को कहा जाता है, युद्ध की नीति को ही भेरी घोष कहा जाता है। ठीक है, धम्म संस्कृत भाषा में धर्म का जो है प्राकृत रूप है, या कोई विशेष जो है धार्मिक आस्था, व्यवहार तथा या जो है मनचाहे ढंग से निर्मित की गई जो है शासनिक नीति नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और व्यवहारिक गतिविधियों के सामान्यीकृत मापदंड है। एक तरह की जो है प्रजा की नैतिक उत्थान तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अशोक द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों को धम्म नीति कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कलिंग युद्ध कब अपने जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया और ये वर्तमान में कलिंग कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। निम्नलिखित में से लोकप्रिय रूप में भारत के तोते के रूप में या तोताए हिंद, क्या कहते हैं, तोताए हिंद, तोताए हिंद या भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये, भारत में बहुत सारी चीजों को आकर के इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हें जो है क्या कह सकते हैं, हमने अभी बताया, इन्हें भारत के तोते के रूप में या अमीर जो है अरबी में तोते हिंद के रूप में जाना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का असली नाम है अबुल हसन अमीर, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो पूरा नाम है अबुल हसन अमीर खुसरो नाम है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म यूपी में हुआ था, यूपी के पटियाली में हुआ था, पटियाली में, पटियाली शहर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दिल्ली के सभी शासकों बलबन से गयासुद्दीन तक की सुरक्षा मिली है इन्हें। ये 1253 से 1325 निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये कह सकते हैं कि अमीर खुसरो कभी कभी भारत की आवाज या उर्दू साहित्य के जनक और जो है कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है इनको। तो कह सकते हैं भारत की आवाज कहा जा सकता है, या उर्दू साहित्य का जनक कहा जा सकता है, या कव्वाली का जनक किसे कहा गया है, अमीर खुसरो को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन, सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है समझते हुए चलिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। गंगा बेसिन समझते हैं आप, गंगा बेसिन समझते हैं ना। गंगा नदी जो गंगा है, जैसे आप समझिएगा ये गंगा रिवर निकली है और गंगा रिवर गई है,
तो इससे जो मिलने वाली नदियां हैं आकर के जो मिलती है, सहायक रिवर्स आकर के मिलती हैं, जिन क्षेत्रों में बहती हैं वो पूरा क्षेत्र मिला करके एक बोला जाता है गंगा बेसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंगा बेसिन बोला जाता है। तो जो हेल्पिंग रिवर ऑफ गंगा, गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो भी, और जहां पर बहती है उनकी भी सहायक नदियां, वो सारा गंगा बेसिन बोला जाएगा। तो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है उत्तर कोयल नदी। कौन सी? उत्तर कोयल नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ये जो नदी है ना, इसकी उत्पत्ति अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार से हुई है। छोटा नागपुर पठार से हुई है, ध्यान रखिएगा। इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है? छोटा नागपुर पठार से हुई है। ये भारत के झारखंड राज्य में बहती है। झारखंड राज्य में बहती है। झारखंड भैया भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है रांची। जिसकी राजधानी क्या है? रांची है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इसकी और डिटेल थोड़ी जानते हैं। तो हमने बताया कि इसकी जो है कौन सी नदी है? उत्तर कोयल नदी है। इसकी व्युत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के जो है झारखंड राज्य में बहती है। यह नदी जो है हैदरनगर के कुछ मील तक उत्तर जो है पश्चिमी सोन नदी में जाकर के गिरती जाकर के। तो इसका मुहाना अगर पूछा जाए उत्तर कोयल नदी का, तो मुहाना है सोन नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है कौन सी नदी? इसकी उत्पत्ति होती है वहां पर। ठीक है, सोन नदी गंगा की हेल्पिंग रिवर है। तो हमने कहा हेल्पिंग रिवर टू हेल्पिंग रिवर इन गंगा। गंगा में जो होकर नदी आकर के सोन मिली और सोन में आएगी उत्तर कोयल मिली, तो ये सारा बेसिन ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोन नदी से जुड़ती है और कुल 260 किलोमीटर लंबाई तक बहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया, सीरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं हम लोग। सीरिया नहीं है बताया गया, देखो यहां पर आप समझो मैप में। रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, और हमारा क्या है? यूक्रेन है और रसिया है। क्या कहीं पर सीरिया आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सीरिया। इसका मतलब है जो ब्लैक सी है, ये काला सागर है, इसके रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है और यूक्रेन है और रसिया है, ना कि सीरिया है कहीं पर। तो आप देख रहे हैं, तो बेहतरीन को जो है क्वेश्चन हमारा है। तो इस टाइप से मैप में भी सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काला सागर के जो है किनारे स्थित नहीं है। कौन सी? बुल्गारिया है, रूस है, जॉर्जिया है, लेकिन सीरिया नहीं है। सीरिया की राजधानी की बात करें तो दमिश्क होती है। क्या होती है? दमिश्क है राजधानी, ध्यान रखिएगा सीरिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऐसे ही देखते हुए चलेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित शहरों में से किस एक शहर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? कौन से शहर में कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, देश का पहला कौशल संस्थान स्थापित किया गया? हमारा जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर जो है, कानपुर में जो है स्थापित किया गया है। ये स्थापना हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, कब स्थापित किया गया? दिसंबर 2016 में इसको स्थापित किया गया है। दिसंबर 2016 में स्थापित किया गया है। इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलते हैं देखते हैं इसकी सारी डिटेल। अच्छा भैया देखते हैं। तो हमने कहा 19 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश के देश में पहला कौशल क्या भारतीय कौशल संस्थान की शिलान्यास किया गया। इस संस्था को संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन की यात्रा के दौरान की थी। ठीक है, तो कहते हैं कि इस संस्था की स्थापना कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमी एवं सिंगापुर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन की साझेदारी से की गई है। यह संस्था शिक्षण सिंगापुर के मॉडल शिक्षा से प्रशिक्षण
कहते हैं प्रशिक्षण सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है और देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों की अपनाएगा। कहते हैं कि ये सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है, वहां के प्रशिक्षण जो संस्थान चलते हैं उनके मॉडल पर आधारित है। ये हमारा कौन सा, कौशल भारती कौशल संस्थान। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो आप बताएंगे विलियम जोन्स साहब ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स साहब ने की थी। बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी कभी कभी बोल देता है, यहां पर बोल दिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बोल दिया, तो बताएंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 1784, 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा इसकी कलकत्ता में फोर्ट विलियम एक जो है फोर्ट है वहां पर स्थापना की गई। कहां, कलकत्ता में 1784 में, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे इसके इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर पूछा जाए स्थापना 1784, 15 जनवरी 1784, कहां, कलकत्ता में, कहां, फोर्ट विलियम में। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो राजा रणजीत सिंह ने जो है किस स्थान पर, अगर पूछा जाए अदालत आला की स्थापना की, तो ये हम बताएंगे कहां स्थापना की है। तो ये जो है कहां स्थापना की, तो बताएंगे लाहौर में स्थापना की। कहां स्थापना की है, लाहौर में स्थापना की है, अदालत आला की स्थापना की। चलते हैं आगे, तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे और शेरे पंजाब के नाम से भी इनको नाम से प्रसिद्ध थे, जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें केवल पंजाब प्रांत को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट, बल्कि जो है इन्होंने जीते जी जो है अंग्रेजों को अपना साम्राज्य भी नहीं दिया, आसपास भटकने नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बहुत बेहतरीन सारी चीजों को हम करते हुए चल रहे हैं। अच्छा भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे केसी नियोगी। कौन है, केसी नियोगी जी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है वो आर्टिकल 280 के फर्स्ट के तहत हमारे जो है पास जो है चलते हैं, देखते हैं इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये क्या किया गया, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 फर्स्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया, अभी बताया हमने। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में 2 वर्षों के भीतर, उसके बाद 5 वर्ष के समाप्ति के बाद, पहले उस समय जिस राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष बनाया गया मिस्टर केसी नियोगी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, जिसने कह दिया कि भैया अब से क्या रहेगा, मतदान क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। अब सभी लोग अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ये करने वाला कौन राज्य हुआ है, तो बताएंगे ये करने वाला कौन सा राज्य हुआ, महाराष्ट्र हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी। ये किसने बताया कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी, ये बात किस व्यक्ति ने कही है, ये हमको जानना है। तो एक व्यक्ति थे मिन्हास अल सिराज जो थे, उन्होंने जो है ये अपने कथनों में लिखा है कि रजिया जो है अपने भाइयों से क्या थी, अधिक जो है क्या थी, अधिक योग्य थी। ये बताया है अपनी बुक में, किसने, मिन्हास ने लिखा है ये बात। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं आगे। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी देखेंगे और क्या है इसके बारे में जानेंगे, थोड़ी रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करने वाली गुलाम वंश की चौथी शासक हुई है, चौथी सम्राट हुई है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया दिल्ली की कह सकते हैं, रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला थी जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। रजिया का जन्म जो है, रजिया के अगर पिता की बात करें तो उसका नाम था इल्तुतमिश। उन्होंने 1210 से 1236 तक
जो है कह सकते हैं रजिया का जन्म जो है 1210 से 1236 के बीच में हुआ है, क्योंकि उसी समय उसके पिता का शासन काल हुआ करता था। उसके पिता बड़े जो है दयालु हुआ करते थे। उनकी बेटी जो है अपनी पहली बेटी का जन्म के स्वागत करने के लिए वो भव्य समारोह का आदेश भी दिया था इन्होंने, किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश के कोई भी बेटे योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, कहा था कि इसी को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो मिन्हासी जो है ये बात लिखते हैं अपनी बुक में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला हमारा। कहता है दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो आप बताएंगे कौन सा देश है? भारत है क्या? हो सकता है भारत, आप बताइएगा, बताइएगा। तो भारत नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है? चाइना। भारत का पड़ोसी कौन सा? चीन है, सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का उत्पादक है। तो देखते हैं कौन कौन सी सारी बातें को। तो कैसे विश्व में एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादक चीन करता है, उसके बाद रूस करता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कनाडा करता है। एल्यूमिनियम श्वेत रंग की एक क्या होती है? धातु होती है। उड़ीसा स्थित नलको दुनिया में सबसे सस्ती एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। नलको ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे सस्ती एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है और ये उड़ीसा और भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से लगा है? अब भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जब हमने देखा तो हमने कहा कि द्वितीय जो सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया उद्योग पर। किस पर दिया? उद्योगों पर जोर दिया। तो यहाँ पर 3 प्लांट लगाए हम लोगों ने, 3 लगाए प्लांट। कितने लगाए? 3 प्लांट लगाए। तो हमने कहा कि यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से हमने राउरकेला लगाया। कौन सा लगाया? राउरकेला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें भिलाई, तो भिलाई भी इसी समय लगाया था। भिलाई लगाया था किसके सहयोग से? तो बताएंगे भिलाई लगाया था रूस के सहयोग से। भिलाई लगाया था रूस के सहयोग से लगाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करें जो है दुर्गापुर जो प्लांट है ये जो है किसके सहयोग से? ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ध्यान रखिएगा। ये भैया ये नहीं लगा था उस समय, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं लगा था, यही 3 प्लांट लगे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी, कई बार पूछा गया है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, दुर्गापुर कहां से? ब्रिटेन के सहयोग से, और ये जो है भिलाई रूस के सहयोग से लगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं आगे। भैया डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें आपको सब कुछ बताते हुए चले, सब कुछ बताया यहाँ पर। देखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, भिलाई जो है संयुक्त रूस के सहयोग से लगाया गया, जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला जो है कहाँ? ब्रिटेन के सहयोग से, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। भगोरिया निम्न में से किस राज्य में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है? कौन सा त्योहार की बात कर रहे हैं? भगोरिया। ठीक है, तो आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है और ये किसके द्वारा जो है, कहाँ के आदिवासियों द्वारा ये मनाया जाता है, ये पता करना हमें, किस राज्य के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। बहुत फेमस फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा भगोरिया। तो हम ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। किसके? मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। बहुत बेहतर जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भगोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, भगोरिया हार्ट फेस्टिवल अपनी श्रेणी में से एक है जिसमें युवा लड़कियां और लड़के अपना जीवन साथी चुनने के बाद भागने का जो है अधिकार है। यह मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा एक भव्य प्रदर्शन के द्वारा मनाया जाता है। इसमें भैया देख लीजिए, भैया इंडिया में कल्चर जबरदस्त है। अगर यहाँ कोई ऐसी कोई स्थितियां होती है, यहाँ पर एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है कि अब लड़का और लड़की देखें और एक दूसरे को चुने और उसके बाद क्या है, वहां से भाग जाए। कोई इशू नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी, ना कि सामाजिक कोई कुरीति होगी इस टाइप की। ये कल्चर चल रहा है, यहाँ पर क्या कर चल रहा है? कल्चर चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे।
तो भैया देखिएगा अगला साइंस से संबंधित थोड़ा क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बता देंगे फेदोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने सारी चीजें देखते हुए चलना है, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह औसतन कितनी गहराई माप सकता है? तो बताएंगे 12,100 फीट माप सकता है, ठीक है। महासागर में सबसे गहरे हिस्से को चैनल या डीप कहा जाता है। बाकी सब बातें छोड़ दो, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में संगमरमर के नक्शीदार दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है? तो ऑप्शन लगा देंगे बिना पूछे माउंट आबू। ऑप्शन क्या लगा देंगे? माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, इसकी डिटेल देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू की अरावली पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है। इसी शताब्दी के से जुड़े हुए जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही जो है असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर नक्शी के देखने को मिलती है। देख लेना, कुछ जो है विशेषज्ञ इसे ताजमहल की स्थापत्य से भी बेहतरीन मानते हैं। तो बिल्कुल होगा भैया, है तो इसे ताजमहल से भी बेहतर जो है स्थापत्य मानते हैं कुछ विशेषज्ञ, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आए हैं। तो कहते हैं कि जीडीपी को संकेतक जीडीपी और दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो वास्तविक जीडीपी, एक तो संकेतक जीडीपी, देखो जीडीपी होती है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। एक तो हमारा हो जाएगा जो हमारी संकेतक होगी जीडीपी, कौन सी? संकेतिक जीडीपी होगी, और एक होती है वास्तविक रियल जीडीपी। तो जीडीपी को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो संकेतिक, एक वास्तविक। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दूसरा कौन सा हो जाएगा? वास्तविक फिलअप हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसकी बहुत सारी डिटेल है, पूरी डिटेल हम जो है देखते हैं, एक एक चीज को हम बताते हुए चलते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या कह सकते हैं? रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति समायोजित मापक है। कहते हैं कि जो हमारी मुद्रास्फीति होती है उसके समायोजक मापक है। किसी दिए गए वर्ष की अर्थव्यवस्था को उत्पादित सभी वस्तुओं की सेवाओं के मूल्य को दर्शाती है ये, ठीक है। वास्तविक जीडीपी की मात्राओं की गणना मुद्रास्फीति की समावेशी कीमत तथा वस्तुओं के सामयिक सेवा की कुल के बराबर होता है। तो कह सकते हैं संकेतिक जीडीपी, ये सूत्र बड़ा पूछा जाता है, संकेतिक जीडीपी बराबर वास्तविक जीडीपी इनटू क्या होता है? जीडीपी अपस्फीति कारक होता है। ये सूत्र आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो एक वर्ष में किसी, कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद की कई बार डिफिनेशन पूछी गई, तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है क्या? हमारा जीडीपी कहलाता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। तो भैया जो सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, एक अवास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है कौन सा? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, और एक संभावित सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 26 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? सूर्य प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण है। अच्छा एक बात बताओ, प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो सारी वस्तुएं प्रदीप्त होती हैं। तो एक्चुअल में सूर्य प्रदीप्त है, बिल्कुल सही है। एक फ्लाइंग पेन एक जो है कह सकते हैं पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। एक लकड़ी का वाक्स एक दीप्त वस्तु का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पराभासी वस्तु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो हमें पूछ रहा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछ रहा, सॉरी कौन सा सही है।
तो हमारे ये गलत है और ये गलत है, इनमें से एक ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भैया। तो दीप्त वस्तुएं जैसे क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं एक ही होती है, और इसमें क्या है, प्रकाश केवल दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, इसलिए ऐसी वस्तुओं के कारण हम देख पाते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु संलयन तथा सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है। यही हमारी पहली लाइन थी और यही हमारी सत्य थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो बताएंगे बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है भैया? तो बताएंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिएगा भैया, कह सकते हैं कि भैया इसका नाम बास्केटबॉलर जो है, बास्केटबॉल प्रोमोटर जो है रेनाटोड विलियम जोन्स के सम्मान में रखा गया है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के संस्थापक थे ये, तो इन्हीं के नाम पर जो है उसी खेल से ये संबंधित हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा टर्मिनल जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है? तो बताएंगे ब्राजील का रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर टर्मिनल में स्थित नहीं है। ठीक है, रियो डी जेनेरो बंदरगाह जो है यह ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले शहर में स्थित एक बंदरगाह है। यह अटलांटिक महासागर में, कहाँ है ये? प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। चलते हैं आगे, देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन 1905, ध्यान रखिएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक, चलते हैं आगे भैया, बहुत अच्छे से। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया है। इन्होंने जो है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया था इन्होंने। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन हमने हर सेट में 30 क्वेश्चन करने के लिए। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिया जाने पर स्वयं को गोली मार दी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार करके क्या कर दिया? अब वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा था, उन्होंने वचन दिया था देश की जनता को, खुद से उन्होंने जो है संकल्प किया था कि कभी हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मारे जाएंगे। अगर जो है हमें अंग्रेजों की एक गोली या कोई भी छू नहीं सकता, और उन्होंने स्वयं को उसको देखते हुए स्वयं को अपने आप को गोली मार ली थी। तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में। तो इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 की बात है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है उनके सहयोगियों द्वारा धोखे दिए जाने के कारण उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरा गया, जिस कारण वो क्या हुआ, बहादुरी से लड़ाई लड़ते हुए जब आखिरी गोली बची तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था, जब जो सौगंध ली थी उसको पूरा करते हुए कहा कि हम ब्रिटिश गोली से नहीं मारे जाएंगे, तो उन्होंने स्वयं को एक लास्ट गोली से खुद को मार लिया और खुद को समाप्त कर लिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। ठीक है, तो ऐसे भी शहीद हमारे देश में हैं और हम जो है उनको नमन करते हैं। और बहुत बेहतरीन सेशन चला है, बहुत अच्छा सेशन चला है। हमने बहुत सारा जो है चीजों को कवर किया है, बहुत सारे डिटेल्स देखी हैं सारी चीजों की, ना कि खाली आंसर देखते गए हैं, हमने और भी सारी चीजों को देखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आप देखते हैं इंस्टाग्राम जो है, तो ये द सूरज सर है और ये टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नई नोटिफिकेशन कोई भी आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।